ऑलराइट, सो पहले सबसे पहले तुम लोग को ये बता दूं मैं कि जब तक तुम ये पूरा वीडियो खत्म कर दी होगे तब तक तुम लोग को क्या क्या समझ में आ गया होगा। तो ये वाले वीडियो के खत्म होने तक तुम लोग को समझ आ गया होगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, एमोर्फियस सॉलिड क्या होता है, आइसोट्रोपी, एनआइसोट्रोपी, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, स्पेस लैटिस, यूनिट सेल और लैटिस पॉइंट। ये सारी चीजें तुम लोग को समझ आ गई होगी। जब तक तुम ये वीडियो पूरा अगर खत्म कर लोगे तो सारी चीज तुम लोग को समझ आ जाएगी। और अगर तुम लोग का जो चैप्टर है द सॉलिड स्टेट, ये पूरा तुम लोग का कवर हो जाएगा जब तुम मेरा पूरा वीडियो सीरीज देख लोगे। तो शुरू करते। तो वो जो मैटर के 3 स्टेट होते थे ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसमें से जो सॉलिड स्टेट है उसी को एकदम ऐसे फैला के बताया है इस चैप्टर में। तो तुम लोग को तो डेफिनेशन पता ही होगा सॉलिड स्टेट का। इट इज दैट स्टेट ऑफ मैटर दैट हैज डेफिनाइट शेप, वॉल्यूम एंड मास। ठीक है, वही 9th 10th का घिसा पीटा सा डेफिनेशन। तो जो सॉलिड स्टेट होता है ना, उसके 2 टाइप्स होते हैं। 2 टाइप्स के सॉलिड स्टेट होते हैं। कौन से? क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फियस सॉलिड। अब मैं तुम लोग को इसमें कैसे बताऊंगा क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फियस सॉलिड। मैं क्या करूंगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड के तुम लोग को पॉइंट्स दे दूंगा और उसी जो पॉइंट्स क्रिस्टलाइन सॉलिड के होंगे उसके जस्ट उल्टा पॉइंट्स होंगे एमोर्फियस सॉलिड के। तो इससे क्या होगा, तुम लोग को डिफरेंस भी समझ आ जाएगा और तुम लोग को समझ भी आ जाएगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है और एमोर्फियस सॉलिड क्या होता है। लेकिन मैं शुरू करूँ डिफरेंस या फिर पॉइंट्स बताना, उससे पहले तुम जान लो कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं बनाने वाले। क्या बनाने वाले? तुम अपने आसपास जितनी भी चीजें देख रहे हो ना, तुम लोग को पता है कि ये सब पार्टिकल्स से बनी है। तो उन पार्टिकल्स को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। 3 होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कौन से? एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। जैसे कि एटम्स में ले लो Na और Cl, एटम्स है। आयंस में ले लो Na प्लस Cl माइनस, आयंस है। और मॉलिक्यूल में ले लो NaCl, मॉलिक्यूल है। बैक टू द टॉपिक। क्रिस्टलाइन सॉलिड का फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन रेगुलर पैटर्न। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ना क्रिस्टलाइन सॉलिड में एकदम रेगुलरली अरेंज होते हैं, कुछ ऐसे। और वहीं एमोर्फियस सॉलिड में फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन इररेगुलर पैटर्न। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो इररेगुलरली अरेंज होते हैं ऐसे। अब सेकेंड पॉइंट जो फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड है। अब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज है, इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो है डेफिनाइट शेप होता है, वहीं एमोर्फियस सॉलिड हैव इनडेफिनाइट शेप। थर्ड पॉइंट आ जाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड में दे शो क्लीन क्लेवेज व्हेन कटेड। यानी कि जब भी तुम किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटोगे ना तो एकदम क्लीन फाइनली कटेगा। ठीक है, एकदम कैसे बोल, चिकना कटेगा, कुछ ऐसे। अब अगर एमोर्फियस सॉलिड की बात करते हैं तो दे शो रफ क्लेवेज व्हेन कटेड। यानी कि उसको काटोगे ना तो खुरदुरा सा कटेगा, खुरदुरा मतलब कुछ ऐसे। ठीक है, रफली कटता है। जब तुम किसी भी एमोर्फियस सॉलिड को काटोगे ना वो इधर ऐसे स्मूथली नहीं कटेगा, वो रफली कटता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड में दे शो लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट। यानी कि वो लंबे लंबे जाते हैं। जैसे तुम्हारा कोई दोस्त होता है ना लंबा लंबा फेंकता है, वैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड भी है, लंबे लंबे जाते हैं। वहीं एमोर्फियस सॉलिड में दे शो शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट। यानी कि भाई उसको ज्यादा नहीं चाहिए, कम में खुश है वो। तो दे शो शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट मतलब वो ज्यादा लंबी चेन नहीं बना पाते क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड में दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। मतलब कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो एकदम एक्यूरेट होता है। मतलब इस पॉइंट के बाद ये सॉलिड पिघल जाएगा। वहीं एमोर्फियस सॉलिड में वहीं एमोर्फियस सॉलिड में शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। वो तुम लोग को एक रेंज हो जाती है कि इससे इस टेम्परेचर के बीच में ये सॉलिड पिघल जाएगा। मतलब एक रेंज रहती है, फिक्स टेम्परेचर नहीं रहता है। यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में दे शो शार्प मेल्टिंग पॉइंट और एमोर्फियस सॉलिड में दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड में दे आर ट्रू सॉलिड्स। यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड ना भाई एकदम सच्चे वाले सॉलिड्स होते हैं। और वहीं एमोर्फियस सॉलिड में दे आर स्क्यूडो सॉलिड्स या फिर उन्हें सुपर कूल लिक्विड्स भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
तुम लोग ऐसे पूछ सकते हैं कि सुपर कूल लिक्विड्स किसे बोलते हैं, किन्हें बोलते हैं सुपर कूल लिक्विड्स। अब भाई तुम तो एकदम कूल बंदे हो लेकिन तुमको पता ही नहीं है कि लेम जोक। एनीवेज, अगले में हो जाते हैं एग्जांपल्स क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फियस सॉलिड के। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल हो जाएंगे जैसे कि आयरन, कॉपर, NaCl, और वहीं एमोर्फियस सॉलिड के एग्जांपल हो जाएंगे जैसे कि रबर, प्लास्टिक एटसेट्रा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फियस सॉलिड का है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करके रख लेना कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में आएगा दीज आर एनआइसोट्रॉपिकल इन नेचर, और एमोर्फियस सॉलिड में दीज आर आइसोट्रॉपिकल इन नेचर। अभी तुम पूछोगे कि आइसोट्रॉपिकल और एनआइसोट्रॉपिकल क्या होता है, तो रुको जरा, सब्र करो। तो यार यहाँ तक खत्म हो जाता है तुम्हारा क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फियस सॉलिड का डिफरेंस। तुम लोग को भी पता चल गया क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, एमोर्फियस सॉलिड क्या होता है, दोनों के एग्जांपल्स भी तुम लोग को मिल गए। अब तुमको बता देता हूँ कि आइसोट्रोपी और एनआइसोट्रोपी क्या होता है। सो यार, अब आइसोट्रोपी और एनआइसोट्रोपी को तुमको एकदम सिंपल में समझाओ तो आइसोट्रोपी को तुम ऐसे याद रख लो SD, यानी कि सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। वहीं एनआइसोट्रोपी को तुम ऐसे याद कर लो DD, यानी कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी भी सॉलिड की कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज, थर्मल कंडक्शन, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर किसी भी सॉलिड की सेम है तो फिर वो होगा आइसोट्रोपी, और अगर डिफरेंट है तो फिर वो होगा एनआइसोट्रोपी। ठीक है, तो अभी तक तुम लोग को समझ आ गया होगा कि आइसोट्रोपी क्या होता है, एनआइसोट्रोपी क्या होता है। अब बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के तरफ। तो देखो यार, 4 टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। IMCM यानी कि आयोनिक, मेटेलिक, कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है, अब इनके बारे में और थोड़ा विस्तार से जानते हैं। क्या जानते हैं विस्तार से? इनके कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं और इनकी कंडक्टिविटी क्या रहती है, देखते हैं। अच्छा, अब तुम्हारे सामने देखो एक टेबल दिख रहा है, उसमें ऊपर में लिखा हुआ है IMCM टाइप्स है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स है, और साइड में देखो कोवेलेंट मॉलिक्यूल लिखा है, उसके नीचे लिखा है कंडक्टिविटी। तो देखो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो आयोनिक सॉलिड की तरफ। आयोनिक सॉलिड में जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स रहते हैं आयंस, यानी कि वही कैटायन और एनायन, और इनकी कंडक्टिविटी जो है वो जो है इंसुलेटर होते हैं। ठीक, लेकिन ये इंसुलेटर रहते हैं सॉलिड स्टेट में, पर कंडक्टर हो जाते हैं लिक्विड स्टेट में। ठीक है, इसकी एग्जांपल हो जाएंगे NaCl, KCl, इस टाइप के। और अगर मेटेलिक सॉलिड की बात करें तो यार इनके पास ना इलेक्ट्रॉन्स का भंडार रहता है, तो इसलिए इसके कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में मैंने लिखा हुआ है C ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और कंडक्टिविटी की बात करें तो ये जो है कंडक्टर रहते हैं। ठीक है, और इनके एग्जांपल हो जाएंगे आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब। हाँ, अब बात करते हैं कोवेलेंट सॉलिड के बारे में। तो इनके जो है कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स है वो एटम्स रहते हैं, और इनकी कंडक्टिविटी की बात करें तो ये जो है ना इंसुलेटर रहते हैं, पर कुछ केसेस में जो है ये कंडक्टर भी होते हैं। अब भाई केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में तो एक्सेप्टेशंस तो होते ही है, तो वही एक्सेप्शनल केसेस में ये जो है कंडक्टर रहते हैं। और इनके एग्जांपल हो जाएंगे डायमंड और ग्रेफाइट, ये सब। अब देखो जो डायमंड है वो तो इंसुलेटर है, बट ग्रेफाइट जो है कंडक्टर है। ठीक है, ऐसे होते हैं। और मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें तो ये जो है इसमें कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, मॉलिक्यूलर बॉन्ड जो है ये होते हैं इसके कोवेलेंट मॉलिक्यूल। और कंडक्टिविटी की बात करें तो ये जो है इंसुलेटर रहते हैं, और इनके एग्जांपल हो जाएंगे I2, P4 एटसेट्रा। ऑलराइट, सो अभी देखो तुम्हारे सामने मैंने खोल रखा है स्पेस लैटिस। सो स्पेस लैटिस इज बेसिकली 3D अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स। अब देखो ये जो पूरा है ना, ये पूरा है स्पेस लैटिस। और इसमें देखो अब तुम ये जो तुम्हें नीले डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये वाले जो नीले डॉट्स है ये है कांस्टेंट पार्टिकल्स। ठीक है, तो बहुत सारे कांस्टेंट पार्टिकल्स मिल के जो है एक स्पेस लैटिस बनाते हैं। तो देखो अभी यहाँ पे ये वाली हो गई जैसे तुम्हारी एक्स एक्सिस, ये ऊपर वाली हो गई वाई एक्सिस, और ये नीचे ये वाली हो गई तुम्हारी जेड एक्सिस। ठीक है, अब मैं तुमको बता देता हूँ कि स्पेस लैटिस को बनाते कैसे। ठीक है, ड्रॉ करना सही में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछेगा तो तुम्हें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये देखो, सबसे पहले क्या करो, तुम एक क्यूब बनाओ। ठीक,
अभी जब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, तो तुम जो पीछे में जो मतलब बना हुआ है ना, उसको इग्नोर करो। जो मैं रेड से बना रहा हूँ उस पर ध्यान दो। ऐसा समझो कि पीछे में वो जो बने हुए हैं ना, वो है ही नहीं। तो देखो, सबसे पहले तुमको एक क्यूब बना लेना है। ठीक है, ये देखो ऐसे करके तुम एक क्यूब बना लो। ये जो, ठीक है, ये देखो मैं पीछे वाले को हटा देता हूँ अभी। ठीक है, ये देखो मैंने पीछे वाला हटा दिया। पीछे वाला इसको हटा देते हैं। तो अब देखो, अब तुमको क्या करना है। देखो मैं ये सारे जो लाइंस है ना, एजेस, इसके जो है मिड पॉइंट्स ले लेने। ये सारे जो एजेस है, इन सब के तुम्हें मिड पॉइंट्स ले लेने। ठीक, ऐसे। जैसे कि देखो, नीचे वाले का इसका हो गया ये वाला मिड पॉइंट, इस वाले का ये है मिड पॉइंट, इस वाले का ये, और इस वाले का ये मिड पॉइंट, इस वाले का ये। इस तरह से सारे जो एजेस है उन सब के तुम मिड पॉइंट्स ले लो। ठीक है, अभी मिड पॉइंट्स को तुमको क्या करना है, जोड़ के है प्लस का साइन बनाना है। कैसे, ये देखो ऐसे, जैसे इसको जोड़ा और इसको जोड़ा, देखो बन गया प्लस का साइन। वैसे ही सभी जगह करना है, एजेस को जोड़ के प्लस का साइन बनाना है। देखो ऐसे, ये जोड़ा और ये बन गया प्लस का साइन, ऐसे और ऐसे। ठीक है, देखो अभी बन गया तुम्हारा प्लस का साइन। अब क्या करना है कि जो प्लस के साइन के जो एंड्स हैं ना, एंड्स और मिड पॉइंट्स को जोड़ दो। कैसे, ये देखो ऐसे, जैसे इसको और इसको जोड़ दिया। ठीक है, इसको और इसको जोड़ दिया ऐसे, और इससे और इसके नीचे वाली से ऐसे जोड़ दिया। ठीक, वैसे ही सामने में भी कर लेंगे। ये जोड़ दिया, ये अभी मिड पॉइंट्स को जोड़ दिए, और ये सबसे सामने वाले को भी जोड़ दिया। तो ऐसे जोड़ के जोड़ दो। ऐसा जब तुम कर लोगे तो तुम्हारा बन जाएगा एक स्पेस लैटिस। ठीक है, ये देखो, जैसे अगर मैं पीछे वाले डायग्राम को ला देता हूँ तो ये देखो ऐसे दिख रहे हैं ना स्पेस लैटिस। वो मैंने कलर्स थोड़े अलग अलग यूज़ करे हैं, जैसे रेड, ग्रीन और ब्लू कलर यूज़ किया, तो थोड़ा उतना अच्छे से नहीं दिख रहा है। वैसे तुम एक कलर से बनाओगे तो ऐसा दिख जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया। तो अभी तुमने जान लिया कि स्पेस लैटिस कैसे बनाते हैं। अभी देखो, ये वाला जो शेडेड पार्ट है ना, पोर्शन, देखो ये पूरा तो जो क्यूब है, ये पूरा बड़ा वाला क्यूब, ये पूरा बड़ा वाला क्यूब जो है, ये तो है पूरा स्पेस लैटिस। ठीक है, ये पूरा जो है, ये पूरा स्पेस लैटिस है। अब यहाँ पे देखो, ये वाला जो छोटा सा एक पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो क्यूब है पार्ट शेडेड वाला, इस वाले क्यूब को बोलते हैं हम लोग यूनिट सेल। देखो ये वाला जो क्यूब है, ये है यूनिट सेल, UNIT, यूनिट, CELL, सेल। ठीक, तो ऐसे ही क्या होता है, ऐसे ही जब बहुत सारे क्यूब्स जो है मिल के बनाते हैं एक स्पेस लैटिस। इनको तुम ऐसे समझ लो जैसे कि स्पेस लैटिस एक बिल्डिंग है और यूनिट सेल जो है उस बिल्डिंग के कमरे। जैसे बहुत सारे कमरे मिल के एक बिल्डिंग बनाते हैं ना, वैसे ही बहुत सारे यूनिट सेल्स अरेंज होके एक स्पेस लैटिस बनाते हैं। ठीक है, अब देखो कि ये वाला जो डॉट्स है ना, जैसे ये वाले, इन डॉट्स को बोलते हैं लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट आर कांस्टेंट पार्टिकल्स यूज्ड टू मेक स्पेस लैटिस। ठीक है, लैटिस पॉइंट जो है वही कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं जो कि स्पेस लैटिस बनाने में यूज़ होते हैं। बट